मेरा नाम रेणुका है। कई सालों पहले मैंने एक इंसान से मोहब्बत की थी। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत में पड़ने वाला इंसान दूसरे वाले शख्स के हाथों टूट कर रह जाता है। इसलिए मैं अपनी बेटी को भी इस काम से बचा रही थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी बेटी पर बेवजह ही रोक टोक कर रही हूँ। एक दिन मेरी बेटी का एक ऐसा राज मेरे सामने खुलकर आया था जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरा ही अतीत। मैं तेज तेज कदमों से बिना रुके चलती जा रही थी। तेज चलने की वजह से मेरा सांस फूल गया था और पैरों में दर्द होने लगा था। सड़क का मोड़ मुड़ते ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो आदमी अभी भी तेजी से मेरे पीछे चलता आ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी थी। पता नहीं वो आदमी कौन था और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। अस्पताल से निकलने के कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। भारी कदमों की आवाज़ लगातार मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो पीछे चलने वाला इंसान शक्ल से ही मुझे गुंडा नजर आ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैं घबरा गई थी। तेजी से चलते हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि अचानक एक रिक्शा मेरे आगे आकर रुका तो मैं झट से उसमें चढ़कर बैठ गई। रिक्शा में बैठे हुए मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर काफ़ी दूर तक आने के बाद मेरे पीछे कोई नहीं था। अस्पताल से निकलते हुए मुझे आज ज़्यादा ही देर हो गई थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे पीछे से वो आदमी गायब हो गया था। मैं घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मेरी बेटी आंगन में ही बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि मम्मी, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ आई थी। मैंने भी उसे फ़ौरन गले से लगा लिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं बेटी, बस आज अस्पताल में काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए घर आने में देर हो गई और मैं रास्ते से खाना भी लेती हुई आई हूँ। चलो हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तुम खाना निकालो, मैं इतने हाथ मुंह धो लेती हूँ। मेरी बेटी ने खाने की थैली अपने हाथ में पकड़ ली थी। मेरी बेटी से खाना बनाना नहीं आता था क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, इसलिए मैं मार्केट से खाना लेती हुई आ जाती थी और हम दोनों माँ बेटी साथ मिलकर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मेरी बेटी तो थोड़ी देर के बाद ही सो गई, जबकि मेरा थकान से बुरा हाल हो रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोचते सोचते अपनी पुरानी ज़िंदगी में चली गई थी, जब मैं जवान हुआ करती थी। मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी इसीलिए कर रही थी ताकि अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। मेरी बेटी 2 साल की थी जब उसका पिता मुझे छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मैंने अपने पति के साथ मोहब्बत से शादी की थी। मैं अपने माता पिता के पास भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि वो तो पहले ही मेरी शादी के खिलाफ थे, मगर मैंने सबके खिलाफ जाकर सुमित से शादी की थी। सुमित एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और मैं उसकी दौलत पर ही मर मिटी थी, क्योंकि मैं थी एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की। सुमित और मेरी मुलाकात बीच बाजार में हुई थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और फिर मम्मी और मैं बाजार से वापस लौट रहे थे जब मेरी मम्मी को एक कार वाले ने जोरदार टक्कर मार दी थी। मेरी मम्मी रास्ते में घायल हो गई थी और उठकर उनसे चला भी नहीं जा रहा था। कार वाला तो फौरन ही वहां से भाग गया था। मैं अकेली थी, खूबसूरत और जवान लड़की थी, बीच सड़क में खड़े होकर अपनी माँ के लिए बुरी तरह से रो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मम्मी को उठाने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मम्मी मेरे काबू में ही नहीं आ रही थी। उनकी चोट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उन्होंने वहीं बाजार में हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। मैं किसी को मदद के लिए ढूंढ रही थी। सुमित खुद ही हमारे पास चला आया था। उसने मम्मी को सहारा देकर उठाया और हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर पास के ही अस्पताल में ले गया। मम्मी का वहाँ पर इलाज शुरू हुआ। उनकी मरहम पट्टी हुई। मम्मी थोड़ी देर के बाद कुछ बेहतर महसूस करने लगी तो वो हम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हमारे घर छोड़ गया था। मगर जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैं नोटिस कर रही थी कि वो गाड़ी के शीशे से लगातार मुझे देख रहा है। मेरी मम्मी तो उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी, जिसने हमारी इतनी मदद की, और उसने मम्मी के इलाज के पैसे भी नहीं लिए थे। उसने खुद ही डॉक्टर को मम्मी के इलाज के पैसे भी दे दिए थे। मेरे पापा और भैया इस समय घर पर नहीं थे, वरना शायद वो उसे अंदर ही नहीं आने देते, क्योंकि मेरे पापा और भैया दोनों ही बहुत पुराने ख्यालातों के थे। किसी अनजान मर्द को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन दोनों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए
मैंने सुमित को घर के अंदर इनवाइट किया तो वो भी फ़ौरन चला गया। मैंने जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाई, जबकि वो मेरी मम्मी के पास बैठकर बातें करने में बिजी था। चाय पीते हुए बार बार वो मुझे देख रहा था। मैं भी उसके सामने बैठकर शर्माई जा रही थी, क्योंकि वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वो स्मार्ट था और फिर उसने मेरी मम्मी की मदद की थी। बातों ही बातों में बार बार वो मेरी चाय की तारीफ भी कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद हमारे घर से जाने के लिए तैयार हो गया। उसके जाते ही मेरा दिल अजीब सा बेचैन होने लगा। मेरा दिल उदास हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेवकूफ़ी से परेशान हो रही थी। मुझे उसका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर उसका एड्रेस ले लेना चाहिए था, जिसके थ्रू मैं उसके कांटेक्ट में रह सकूं। पता नहीं अब मेरी मुलाकात उससे कब और कैसे होगी। मगर फिर कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब उसे अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। वो मेरी मम्मी की तबीयत पूछने के बहाने हमारे घर चला आया था। उस दिन के बाद से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी और फिर जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। मेरे भैया को सुमित के बारे में पता चल गया था और फिर उन्होंने मम्मी पापा को भी इस बारे में बता दिया, जिस पर मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उनका कहना था कि वो मेरी शादी कहीं से कहीं तक भी सुमित के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो एक अमीर परिवार का है, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। और फिर मेरे पापा ने उसके बारे में जानकारी निकाली थी। मेरे पापा को पता चला कि सुमित का अपना कोई कारोबार नहीं है। वो अपने पिता के कारोबार पर और उनकी कमाई पर ऐश कर रहा है। वो अपने पिता के बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेकिन मेरी मम्मी तो चाहती थी कि अगर सुमित अपने घर से मेरे लिए रिश्ता भेज दे तो वे इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी। मेरी मम्मी तो मुझे फुल सपोर्ट कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं किसी भी तरह से सुमित से ही शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे। सुमित ने बताया था कि उसके घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, हालांकि वो छुपकर मेरे साथ शादी कर लेगा। जब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार होंगे तो वो मुझे उनके सामने पेश कर देगा। मुझे तो इस बात से भी कोई एतराज़ नहीं था। आखिरकार मैं तो उससे प्यार करती थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और अपनी सूझबूझ पूरी तरह से खो चुकी थी। मगर मेरे भैया और पापा सुमित से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि शादी के फैसले बड़ों में होते हैं। सुमित अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आए, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे और मम्मी को पापा और भाई की ये शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं सुमित जैसे अमीर और अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहती थी। मम्मी ने पापा और भाई के खिलाफ जाकर मेरी चोरी चुपके सुमित के साथ शादी करवा दी थी। जब पापा और भैया को पता चला कि मेरी शादी मम्मी करवा चुकी हैं तो उन्होंने मम्मी पर भी बहुत गुस्सा किया था और मुझसे सारे संबंध ख़त्म करने की बात कह दी थी। मेरी शादी जैसे भी हालात में हुई थी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, मगर खुशी इस बात की थी कि मैं सुमित के साथ उसके घर में आ चुकी थी। सुमित ने मुझे बाद में बताया था कि ये घर उसने किराए पर लिया है। ये बहुत बड़ा घर था और इसका किराया भी बहुत ज़्यादा था। सुमित मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी तो जैसे लॉटरी ही निकल आई थी। बचपन से लेकर आज तक जो मेरी डिमांड्स कभी पूरी नहीं हुई थी, वो सारी ही सुमित ने मेरी झट से पूरी कर दी थी। सुमित के पास ढेर सारा पैसा था। मैं जानती थी कि वो कोई कामकाज नहीं करता, वो अपने पिता के पैसे मुझ पर लुटा रहा है, मगर मैं फिर भी उसके साथ बहुत खुश थी। आखिर उसके पिता की दौलत भी तो उसी की थी, मगर मेरी किस्मत ज़्यादा दिनों तक मेरा साथ नहीं दे पाई थी। सुमित के मम्मी पापा को पता चल गया था कि उसने मेरे साथ चोरी चुपके से शादी कर ली है और वो उनकी मेहनत की कमाई मुझ पर लुटा रहा है। सुमित के मम्मी पापा उससे बहुत नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से बदला लेने के लिए उसके जेब खर्च पूरी तरह से बंद कर दिया था। यही वजह थी कि हमारा ऐशो आराम भी पूरी तरह से बंद हो गया था। एक दिन हमारे घर पर सुमित की मम्मी आई थी और उन्होंने मेरे आगे 1 करोड़ रुपए डाल दिए थे और कहने लगी कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अपने बेटे से भी उन्होंने मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा था, मगर ना तो मैं सुमित को छोड़ सकती थी और ना ही सुमित मुझको छोड़ सकता था। मैंने सुमित की मम्मी के पैसे उनको वापस कर दिए, जबकि सुमित अपनी मम्मी से कह चुका था कि वो भले ही अपने माता पिता को छोड़ सकता है, मगर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। उसकी मम्मी खामोशी से हमारे घर से चली गई थी।
फिर कई दिन इसी तरह से गुजर गए और हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। मेरे पति के पास जब पैसे खत्म हो गए तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन दिनों प्रेग्नेंट थी। मेरे पति को इस बात की बहुत खुशी थी और बस इसी वजह से वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता था। ये बात सुमित के मम्मी पापा को भी पता चल गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सुमित पर दबाव डाला था कि सुमित मेरा अबॉर्शन करवा दे। सुमित जानता था कि मैं कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी और वो खुद भी इस बात के हक में नहीं था। सुमित ने अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानी। फिर मजबूरन उसके मम्मी पापा खामोश हो गए थे, मगर उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि अगर सुमित को अपना रुतबा, ऐशो आराम, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा वापस चाहिए तो इस बच्चे के जन्म से पहले ही वो मुझे डिवोर्स दे दे, वरना सारी जिंदगी अपनी शक्ल उन्हें ना दिखाए। इस परेशान हालात और पैसे की तंगी में मैं बड़ी मुश्किल में अपनी प्रेगनेंसी के दिन पूरे कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर सुमित भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पेरेंट्स भी एक न एक दिन मान ही जाएंगे। 9 महीने पूरे होने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मैं अपनी बेटी को जन्म देने के बाद बहुत खुश थी। मैंने अपनी बेटी का नाम अपने ही नाम से मिलता हुआ रखा था, अनुष्का। मेरा पति भी अनुष्का से बहुत खुश था और उसे बहुत प्यार करता था। पहले तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। सुमित के अकाउंट में जो थोड़ी बहुत रकम थी वो अनुष्का के जन्म के समय खर्च हो चुकी थी। अब सुमित के पास कुछ भी नहीं था, जबकि घर के खर्च बढ़ चुके थे। ऊपर से घर का किराया भी देना होता था। उस बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी थी। घर का 5 महीने से किराया भी नहीं दिया था। इस घर का मालिक भी अब अपने पैसे मांगने लगा था, मगर सुमित को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि वो उसे कारोबार करने के लिए थोड़े से पैसे दे दें, वो बाद में लौटा देगा। मगर उसके मम्मी पापा ने तो उसकी किसी परेशानी को नहीं समझा था और उसे कुछ नहीं दिया था। वो चाहते तो उनका बेटा अपना बिजनेस शुरू कर सकता था, मगर उन लोगों ने तो अपने बेटे को 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया था। और उस सब की वजह मैं थी, क्योंकि उसने मुझसे जो शादी की थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत का अंजाम इतना बुरा होने वाला है। मैंने सुमित से कहा था कि वो कहीं पर नौकरी कर ले, लेकिन नौकरी करना सुमित के बस की बात नहीं थी। उसने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारी थी। इकलौता होने की वजह से वो अपने माता पिता का बहुत लाडला था। उसके मुंह से निकलने वाली हर डिमांड पूरी हो जाती थी। इसलिए मेहनत करना और किसी की गुलामी करना तो वो जानता ही नहीं था। एक ही दिन रिक्शा में सफ़र करके उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। गर्मी तो उसे कभी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, इसलिए सारा दिन वो घर में ही गुजार देता था। जब तक सूरज नहीं ढल जाता वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। पैसे ख़त्म हुए तो मैंने अपने हाथों के कंगन उतार कर बेच दिए, जिससे कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया था और घर के लिए राशन और मेरी बेटी के लिए कुछ ज़रूरत का सामान आ गया था। एक तरफ हालात इतने ख़राब हो गए थे और दूसरी तरफ पता चला था कि मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भैया की शादी हो गई थी और भैया ने मुझे अपनी शादी में शामिल तक होने नहीं दिया था। मैं जब अपनी मम्मी पापा की मौत की खबर सुनकर उनके घर गई तो भैया भाभी ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और अस्पताल जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मर्दों के दिल बहुत ज़्यादा सख्त और बेरहम होते हैं। इसी तरह 6 महीने गुजर गए थे, मगर अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हर आने वाला दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घर का राशन भी ख़त्म हो चुका था। मकान मालिक भी हर रोज़ हंगामा करके जाता था। उसने मेरे पति को किराया ना देने पर धमकी दे दी थी। कहा था कि वो हम लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। कभी हमने इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की थी जितनी कि अब हो रही थी। एक दिन तो ऐसा आया था कि मेरे पति ने ना तो सुबह से कुछ खाया था और ना ही मेरी बेटी को प्यार किया था। भूखे प्यासे हम लोग इसी तरह से सो गए थे। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में तलाश कर लिया था, मगर वो कहीं पर भी नहीं था। मैं हैरान थी कि वो मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि सुमित ने मुझे और मेरी बेटी को छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया। शायद वो इस बुरे समय से तंग आ गया था। कई दिन इसी तरह से हम दोनों माँ बेटी को अकेले ही गुजारते गुजारते हो गए थे। मैंने अपने पति का बुरे हालात में हर तरह से साथ दिया था, मगर वो मुझे इस तरह से छोड़ गया था कि उसका कुछ पता ही नहीं चल सका। मैंने अपने पति को हर जगह तलाश कर लिया था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे तो उसके मम्मी पापा के बारे में भी कुछ नहीं पता था और ना ही उसके घर का एड्रेस मालूम था। मैं बहुत रोती थी।
रो रो कर मैंने दिन रात एक कर दिए थे, मगर मेरा पति नहीं आया। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था। मैंने सुमित की दौलत देखकर उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मकान मालिक ने हम दोनों माँ बेटी का जीना दुश्वार कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा पति मुझे नहीं मिल सका और फिर मजबूरन मुझे इस मकान को खाली करना पड़ गया था। इस कड़े वक्त में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। भैया और पहले ही मुझसे नफरत करते थे। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैं उसे लेकर कहाँ भटकती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर अचानक मुझे अपनी एक सहेली का ध्यान आया। फिर मैं उसके घर, उसके पास अपनी बेटी को लेकर मदद मांगने के लिए चली गई। मैंने सुना था कि मेरी दोस्त की शादी किसी अमीर लड़के के साथ हुई है। मेरी दोस्त ने मुझे अपने साथ अपने घर में जगह तो नहीं दी, लेकिन मुझे एक अस्पताल में नर्स की नौकरी ज़रूर दिलवा दी थी। मैंने अपने मामूली से सामान के साथ सुमित का किराए वाला घर छोड़ दिया था। मेरी दोस्त ने साथ ही मुझे थोड़े से पैसे भी दे दिए थे, जिससे मेरी बहुत मदद हुई थी। मैं अपने शहर से अब बहुत दूर आ गई थी और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी दोस्त के दिए गए पैसों से एक किराए का घर ले लिया था। मकान मालिक को 2 महीने का एडवांस दे दिया था और घर के अंदर थोड़ा बहुत राशन भर लिया था। क्योंकि मेरी दोस्त बहुत अमीर थी, उसने मुझे पूरे 70,000 रुपये से मेरी मदद की थी। उसके लिए 70,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते थे। इतने पैसों की तो वो शॉपिंग कर लिया करती थी। भले ही जिस घर में मैं रह रही थी वो बहुत छोटा सा था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी के लिए इस समय किसी महल से कम नहीं था। हम दोनों के सर पर छत थी, यही हमारे लिए बहुत था। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं अपने पति को याद करती थी और उसे यही कहकर कोसती थी कि वो मुझे छोड़कर भाग गया। मैं उसे सारी जिंदगी माफ़ नहीं करूँगी। मैं इस अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही थी, मगर यहाँ पर मेरी सैलरी बहुत कम थी। मेरा और मेरी बेटी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था और अस्पताल में मुझे अपनी छोटी सी बेटी को साथ ले जाकर ड्यूटी करनी पड़ती थी। भगवान की कृपा थी कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई थी। रात को जब मैं इस घर में आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी का सहारा थी। मुझे डर लगता था कि घर के अंदर कोई चोर या फिर डाकू घुस गया तो क्या होगा। आखिरकार इस कड़े वक्त में मुझे अकेले ही सामना करना था और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मैंने ऐसे वक्त का सामना किया भी था जिसने मुझे खून के आंसू रुलाए थे। और फिर धीरे धीरे मेरी बेटी जवान हो गई थी। अपनी सैलरी के पैसों से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अपना गुजारा किया, क्योंकि वक्त के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे, मगर गुजर गए थे। आसपास के लोगों से भी मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इस मोहल्ले के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। इस घर का मकानदार भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मुझ अकेली औरत और मेरी बेटी को देखकर हमारी बहुत मदद की थी और मुझ पर रहम खाया था। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अकेली औरत को देखकर उस पर तरस खा लेते हैं, इसका फ़ायदा नहीं उठाते। जिस अस्पताल में मैं काम करती थी, ये अस्पताल बहुत बड़ा था। यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। इस अस्पताल के डायरेक्टर बहुत अच्छे इंसान थे। मैं यहाँ पर नौकरी करते हुए पुरानी हो गई थी, इसलिए वो मेरी काफ़ी हद तक मदद किया करते थे। आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने कितनी परेशानी भरे दिन गुजारे थे। न जाने आज जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो कौन था, मगर तसल्ली वाली बात ये थी कि मैं सही सलामत घर पहुंच गई थी। सारी रात अपनी पुरानी कहानी के बारे में सोचती रही और फिर इसी तरह कहीं सुबह के 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी थी और फिर 8 बजे के अलार्म पर मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि मुझे अस्पताल ड्यूटी के लिए जाना था। मेरी बेटी इंटर कर चुकी थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब इससे आगे वो नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने उससे बहुत ज़िद की थी कि तुम और पढ़ाई कर सकती हो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत से मुझे इतने आगे बढ़ाया है, अब मैं नौकरी करके अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी तो अपने पापा को बहुत याद करती थी, क्योंकि जब वो स्कूल जाती थी और उससे सब पूछते थे कि तुम्हारे पापा कौन हैं, कहाँ हैं, तो फिर वो घर आकर मुझसे सवाल करती थी। मैं अपनी बेटी को यही बताती थी कि तुम्हारे पापा दूसरे देश में काम करते हैं। मेरी बेटी कहती थी तो फिर मेरे पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते। सारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को समझाया। शायद अब वो बड़ी हो गई है तो इस बात को समझ गई है कि उसके पापा या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। इसलिए अब उम्र के साथ साथ उसने मुझसे ये सवाल करना बंद कर दिया और अब वो नए नए कामों में घिर कर रह गई है।
मैं अपनी बेटी को आखिर उन सवालों का क्या जवाब देती कि उसको उसके पिता की असलियत बताकर उसे परेशान कर देती। यही वजह थी कि मैं सारी जिंदगी खामोश रही और कभी भी अपनी बेटी को सच नहीं बताया। मैं रात को 9 बजे ही अस्पताल से फ्री होकर घर से निकल जाती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी सिर्फ दिन की ही होती थी। इस इलाके में ज़्यादा रहन सहन नहीं था। यही वजह थी कि अस्पताल के आसपास का इलाका बहुत सुनसान वाला रहता था, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते थे। उस दिन मैं अस्पताल से देर से निकली थी। वो आदमी अस्पताल के पास ही खड़ा हुआ था। उसके गेटअप से ऐसा लग रहा था कि वो कोई गुंडा मवाली है। शायद वो सिगरेट पीने के लिए बाहर खड़ा था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिक्शा की तलाश में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो आदमी मेरे पीछे चला आ रहा था। मैं हैरान थी कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी अस्पताल से देर से वापस नहीं आऊँगी और छुट्टी होते ही घर के लिए निकल जाया करूँगी। मुझे अस्पताल में नौकरी करते हुए कई साल बीत चुके थे। अब मेरी उम्र हो गई थी। कहने को तो मेरी एक ही बेटी थी, मगर सारी ज़िंदगी मैंने अपनी बेटी की परवरिश करने के साथ साथ परेशानियों से भी सामना किया था। शायद इसीलिए मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अगले दिन अस्पताल में मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं दवा खाने के बाद छुट्टी लेकर अपने घर आ गई थी ताकि घर जाकर आराम कर सकूं। मेरे घर में ताला लगा हुआ होता था, क्योंकि मेरी बेटी शाम के टाइम पर ही घर में दाखिल होती थी। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही सारा दिन वो अपनी एक दोस्त के यहाँ होती थी। मेरी बेटी घर में अकेली ना रहे, इसलिए मैंने उसे परमिशन दे दी थी कि वो अपनी दोस्त के यहाँ चली जाया करे। वो लड़की उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए दोनों ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही गुजारती थी। अब जब मैं जल्दी घर आई तो हमारे ही पड़ोस वाली एक औरत मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा था कि आज तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था। वो तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता था, मगर घर में ताला लगा हुआ देखकर चला गया। मैंने कहा कि सब लोग रात को आएंगे, सारा दिन घर में ताला ही लगा हुआ होता है। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था और आज तक हमसे कभी कोई मिलने नहीं आया था। वो आदमी वापस चला गया था। न जाने क्यों मेरा ध्यान उसी आदमी की तरफ चला गया था जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं फिर भी सारी बात को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर आ गई थी। मैंने अपनी बेटी को कॉल कर दी थी। वो भी जल्द ही घर आ गई और मुझसे पूछने लगी कि मम्मी, इतनी जल्दी क्यों आ गई हो आप? तो मैंने उसको बताया कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी जिद करने लगी कि अब आपकी तबीयत ख़राब रहने लगी है, इसलिए आप घर बैठकर आराम करो और मैं आपकी जगह नौकरी करती हूँ। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी अकेले ही मेहनत करे। मेरी बेटी ने मुझसे नौकरी करने की बहुत ज़िद की थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं अस्पताल में तुम्हारी बात कर लेती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हैरान रह गई। वो कहने लगी, क्या हम दोनों एक जगह ही नौकरी किया करेंगे? मैंने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। हम दोनों मिलकर वहाँ पर नौकरी किया करेंगे। इस तरह मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं रहेगी और तुम मेरी आंखों के सामने भी रहोगी। मेरी बेटी कहने लगी, मगर मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप घर में रहकर आराम किया करो और मैं नौकरी पर जाया करूँ। अगर आप मुझे अस्पताल में ही भेजना चाहती हो तो मैं अस्पताल में ही नर्सिंग कर लूँगी, लेकिन आपको घर रहकर अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। सारी ज़िंदगी आपने मेहनत की है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब मैं इतनी भी बुढ़िया नहीं हुई हूँ कि मेरी जवान बेटी काम पर जाया करे और मैं घर में रहूँ। अस्पताल में हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद से ही मेरी बेटी ने मेरे साथ अस्पताल में जाना शुरू कर दिया था। अब हम दोनों माँ बेटी वहाँ पर नर्स की नौकरी किया करते थे और फिर रात को भी एक साथ घर आते थे। अब मुझे अपनी बेटी की ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि वो सारा दिन मेरी आंखों के सामने रहकर काम कर रही थी। मेरी बेटी बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी उस कमरे में ज़्यादा जाने लगी है जहाँ पर बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग होती थी। वहाँ पर तो सफाई कर्मचारियों को भी जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टर्स के अलावा और कोई स्टाफ का मेंबर भी वहाँ पर नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इस बात से परेशान थी कि मेरी बेटी वहाँ जाकर क्या करती थी, और हर बार मेरी बेटी वहाँ पर तभी जाया करती थी जब मैं किसी न किसी बड़े काम में फंसी हुई होती थी। मेरी बेटी उस कमरे के अंदर चली जाती थी और जब मैं फिर से काम में लग जाती थी तो वो वहाँ से आ जाती थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ क्यों जाने लगी है। एक दो बार बातों ही बातों में मैंने अपनी बेटी से पूछने की कोशिश भी की
तो वो मेरी आंखों के सामने ही साफ मुकर गई और कहने लगी कि मम्मी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मगर मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी की बात पर यकीन कर सकती थी? मैंने तो खुद उसे वहाँ जाते हुए देखा था। और फिर यही नहीं, 2 महीने काम करने के बाद मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी बेटी का हमारे ही अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात मुझे खुद सीनियर डॉक्टर ने बताई थी। उन्होंने मुझसे फेस टू फेस कह दिया था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप प्लीज़ हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएं। मैंने डॉक्टर साहब को अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे थे। उसके साथ उन्होंने दोस्ती भी बड़ी गहरी कर ली थी और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स से मेरी बेटी को फुल सपोर्ट दिलवा रहे थे। मेरी बेटी की सैलरी भी बढ़वा दी थी। मैं उनकी इस मेहरबानियों पर बड़ी हैरान थी। मुझे इस समय अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा था, जबकि मैं भी इसी तरह सुमित की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और फिर मुझे उसके साथ बेवफाई मिली थी। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती थी कि जब तक डॉक्टर खुद यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आएंगे, मैं तुम्हारी उनके साथ शादी नहीं करूँगी। आज मुझे ये दर्द महसूस हो रहा था जो मेरे भाई और पिता मेरे लिए झेल चुके थे। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने सीरियस होते हैं। उनकी शादी करते समय लड़की के फैमिली बैकग्राउंड को पूरी तरह से जानते हैं, तभी अपनी बेटियों की शादी करना सही समझते हैं। मगर हम लड़कियां तो मोहब्बत में अंधी हो जाती हैं। मैं अपनी बेटी को बहुत समझा रही थी कि अगर तुम्हें डॉक्टर से ही शादी करनी है तो तुम फिक्र ना करो। उससे कहो कि मुझे अपने पूरे परिवार के बारे में बताए। मैं उसके परिवार से मिलना चाहती हूँ और अगर उसके घर वाले तुम्हारी उसके साथ शादी करने पर राजी होंगे और तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवाऊंगी। मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी, आप इस मॉडर्न ज़माने में भी किस तरह के ख्यालात रखने लगी हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर उमेश के घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर उमेश पढ़े लिखे हैं और अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने मम्मी पापा की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा, जब रिश्ता जुड़ता है तो दोनों परिवारों की मर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक की भी मर्जी नहीं हो तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन मैं कभी भी उसके घर वालों का दिल दुखाकर तुम्हें उसके घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अब रही उस कमरे वाली बात, तो मेरी बेटी वहाँ पर अभी भी जाती थी, जबकि डॉक्टर उमेश का केबिन बिल्कुल अलग था। डॉक्टर उमेश उस समय अपने केबिन में होते थे और पेशेंट अटेंड कर रहे होते थे और मेरी बेटी थी कि न जाने उस मीटिंग रूम में क्यों जाती थी। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी के पीछे पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मेरी बेटी उस कमरे में क्यों जाती है, और यही देखने के लिए कि मेरी बेटी को वहाँ पर उस कमरे में क्या काम होता है, मैं उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि जैसे ही मेरी बेटी कमरे के अंदर गई तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, इसलिए मैं छुपकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि कमरे के अंदर कोई उम्रदार आदमी था जिसके बाल मुझे थोड़े थोड़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे, मगर वो पीठ फिरकर खड़ा हुआ था। मुझे सिर्फ अपनी बेटी ही नज़र आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी जब कमरे के अंदर गई तो उस आदमी ने पलटकर मेरी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बेटी उससे बहुत खुश हो रही थी, मगर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सुमित था, मेरा पति, जो मुझे कई सालों पहले छोड़कर भाग चुका था। मेरी बेटी उसके साथ खूब हंस हंसकर बातें कर रही थी। मुझे उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में चलती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई और अपनी बेटी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो कि यह आदमी कौन है? मेरी बेटी मुझे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये वही इंसान है जिसके बारे में तुम सारी ज़िंदगी मुझसे पूछती रही कि मेरा पिता कहाँ है। ये इंसान तुम्हारा पिता है जो हमें कई सालों पहले छोड़कर चला गया था, और इस आदमी के पीछे मैंने और तुमने न जाने कितनी परेशानियों को झेला है। मेरी बेटी ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि मम्मी, मैं आपके और पापा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। प्लीज़ आप एक बार पापा की बात तो सुन लो, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, तो तुम यहाँ इस आदमी के साथ मिलती हो? मैं नहीं जानती थी कि आदमी तुम्हें अपनी बातों में ले लेगा। ये बहुत घटिया इंसान है। एक दिन इसने मुझे भी अपनी बातों में लेकर इसी तरह फंसाया था और फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी कि सुमित, आखिर अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? क्यों मेरी बेटी से इस कमरे में मिलते हो? मेरी बेटी मुझे तसल्ली दे रही थी और शांत होने के लिए कह रही थी। मेरा पति कहने लगा कि शांत हो जाओ,
मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का मुजरिम हूँ, लेकिन तुम भगवान के लिए एक बार सुकून से बैठकर मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो करना। मेरे पति की आवाज़ में रिक्वेस्ट भरी आहट थी। मैं सुमित की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी बार बार यही कह रही थी कि मम्मी प्लीज़ एक बार पापा की बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी बेटी ने कहा तो मजबूरन मुझे अपने पति की बात सुनने के लिए वहाँ बैठना पड़ गया। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा कि कहो, तुम अपनी सफाई में अब क्या कहना चाहते हो। सुमित ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ में दर्द के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे कहा कि उस दिन आधी रात के समय जब हम सब लोग सो रहे थे, तब अचानक मेरे मोबाइल पर पापा की कॉल आ गई। पापा मुझसे कहने लगे कि बेटा जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम आराम से गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा कि मैं सुबह आकर तुम्हें ये बात बता देता हूँ, अभी तुम्हें सोने देता हूँ। मैं खामोशी से अपने मम्मी पापा के पास चला गया था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में सुनकर उस समय बहुत घबरा गया था। जैसे ही मैं घर गया तो देखा कि पापा उनके लिए बहुत परेशान थे। मैं मम्मी के पास गया तो वो मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें कब से याद कर रही हूँ बेटा। अभी मैं उन दोनों के पास बैठा ही था कि पापा ने नौकर से कहा कि मेरा बेटा आया है, इसको एक गिलास पानी तो पिला दो। नौकर जैसे ही पानी का गिलास लेकर आया तो मैंने पानी पी लिया और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास बैठा रहा। उनसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों से दूर हो गया, मगर आपने भी तो मुझे दूर कर दिया। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, हमने तुम्हें दूर नहीं किया, तुम फिक्र मत करो, एक दो दिन में मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को यहाँ पर बुला लूँगी, आखिर वो हमारा ही तो खून है। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पापा को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने बेटे से दूर होकर बहुत बड़ी गलती की और अब वो लोग अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारी बेटी और पत्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे और इस घर में ले आएंगे। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक मुझे चक्कर आने लगे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मगर फिर जब मैं बेहोश हुआ तो फिर होश में कब आया मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं पिछले 3 दिन के बाद होश में आया था। मुझे मेरे मम्मी पापा ने एक कमरे में बंद कर दिया था और इसके बाद फिर मुझे उन लोगों ने एक ऐसी दवाई दी जिससे मैं बीमार हो गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल सकूं। उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ देकर मेरी हिम्मत को ख़त्म कर दिया। मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं समझ गया था कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे तुमसे दूर करने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया ताकि मैं उनके घर से भागकर कहीं जा न सकूं। मैं जैसे ही होश में आता था तो मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता था जिसके लगते ही मैं फिर से बेहोश हो जाता था और मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। उन लोगों ने मुझे इस तरह से बीमार कर दिया था कि बीमार होते होते मुझे पूरा 1 साल हो गया। मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल होश में आते ही आ जाता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरा बदला उनसे ले ही लिया, वो भी इस तरह से कि पापा को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई और मम्मी की सच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को उसकी पत्नी और बेटी से दूर कर दिया था, तो फिर वो लोग खुश कैसे रह सकते थे। पूरे 1 साल तक मैं नशे का इंजेक्शन ले लेकर बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा। मेरे पापा को मम्मी के जाने के बाद और अपनी बीमारी के पता चलने के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने सच में अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। मम्मी के मरने के बाद उन्होंने मुझे दवाइयाँ देना बंद कर दिया और फिर मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाने लगे। जब मैं कुछ बेहतर हुआ तो पापा ने मुझे सारी सच्चाई के बारे में बताया कि हमने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उनको कहा भी था कि आप सारी ज़िंदगी कभी खुश नहीं रहोगे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है, जबकि मैं एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गया हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैं उनको माफ़ तो नहीं कर सकता था, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को तुम इस घर में ला सकते हो। अब मैं कहाँ से उनकी बात पर यकीन कर लेता। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी और बेटी से खुद मिलने के लिए जाऊँगा और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपने यही कहकर तो मुझे बहलाया था और मैं आपकी बातों में आ गया। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मेरी बेटी और पत्नी से दूर कर दिया। मेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि उनकी पत्नी मर चुकी है, बेटा उनके साथ नहीं रहना चाहता, तो वो अकेले रह गए और अब इतनी बड़ी ज़िंदगी और फिर बीमारी का शिकार होकर वो अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे। उनका कौन है,
यह एहसास उन्हें हो गया था कि पैसा और इज्जत अकेलापन ख़त्म नहीं कर सकती, उसके लिए अपनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि मेरे पापा का सबसे ज़्यादा अपना तो मैं ही था, मगर मैंने अपने पापा की कोई बात नहीं मानी और उनका घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। मैं जैसे ही चलने काबिल हुआ, फ़ौरन ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने घर पर आया तो वहाँ पता चला कि कोई दूसरे किराएदार रह रहे हैं। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर जगह तलाश किया, मगर मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। कई साल इसी तरह से गुजर गए। फिर एक दिन मेरे पापा भी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन मरने से पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। अब जाते जाते तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते थे। अब मुझे उनकी प्रॉपर्टी का क्या करना था? ना तो मेरा परिवार रहा था और ना ही तुम दोनों मुझे कहीं मिल रही थी। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मेरे साथ तो खुद मेरे घर वालों ने इतना बड़ा धोखा किया था कि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने पापा के बिजनेस को ईमानदारी से चलाया और मैं आज कामयाब हो गया। आज मेरे पास सब कुछ था, मगर तुम लोग नहीं थे। मैं हर जगह तुम्हें तलाश करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम इस शहर में रह रही हो और यहाँ के किसी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती हो। इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और हर अस्पताल में मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए एक आदमी भेज दिया। फिर एक आदमी को तुम दिखाई दे गई। वो तुम्हारा पीछा करने लगा और उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उसने मुझे बता दिया था कि तुम उस किराए वाले घर में रहती हो। जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था वो मेरा ही भेजा हुआ था, ताकि तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। और फिर जब मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं तुम्हारे घर गया। मुझे वहाँ पर ताला नज़र आया तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या सच में तुम यहाँ पर रहती हो। फिर वहाँ के लोगों से पता चला कि हाँ, तुम वहीं रहती हो। मैंने तुम्हारे पड़ोसियों से कहा था कि मैं तुम्हारा पुराना रिश्तेदार हूँ, ताकि उन्हें तुम पर शक न हो और वो ये न सोचें कि ये मर्द कौन है और इन माँ बेटी से क्यों मिलने के लिए आया है। फिर मैंने इस अस्पताल में आना जाना शुरू कर दिया। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता था। मैं जानता था कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है तुम उस पर बहुत गुस्सा होगी। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने में वक्त लगता। अपनी बेटी के बारे में पता चलने के बाद मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता था। ये अस्पताल मेरे दोस्त का है। यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर उमेश के थ्रू अपनी बेटी पर एहसान करने शुरू कर दिए, मगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया। इसे मेरी बात पर यकीन हो गया और इसने मुझसे कहा था कि ये मुझसे मिलने आया करेगी और तुम्हें भी एक दिन समझा लेगी। ये जानती थी कि तुम्हें शक हो गया है कि ये इस कमरे में क्या करने के लिए आती है, मगर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया। तुम्हारे सामने अगर ये सच्चाई आती है तो आती रहे। एक न एक दिन वैसे भी सच हमें तुम्हारे सामने लाना ही था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ ही बहुत गलत हुआ था। मैं तुम्हारे बीते हुए साल वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि तुम और अनुष्का अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अपने पति की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जबकि मेरे पति की एक एक बात में सच्चाई साफ नज़र आ रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा जब मुझसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था और वो चाहते थे कि आपको ये बात बता दें, मगर मैंने उनको रोक लिया था कि मम्मी अचानक से इतनी बड़ी खबर सुनेंगी तो गहरे सदमे में चली जाएंगी और आपसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगी। मम्मी, मुझे तो पापा की बातों पर यकीन आ गया था, लेकिन अब आपको भी पापा की बात पर यकीन करके पुरानी सारी बातें भुलानी पड़ेंगी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। उसकी कहानी बहुत दर्दनाक थी। कसूर तो मेरे पति का भी नहीं था, कसूर सिर्फ और सिर्फ हालात का था। मेरे पति ने कहा कि हमारी बेटी डॉक्टर उमेश से प्यार करती है, हम दोनों इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। डॉक्टर उमेश एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी फैमिली को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उनसे बात करूँगा और फिर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया था। इतने सालों के बाद जो मुझे खुशी मिली थी, मैं उसको अब गंवाना नहीं चाहती थी। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मेरी बेटी को उसके पिता की मोहब्बत मिल गई थी और फिर अब सुमित के पास भी सब कुछ था। मेरा पति खुशी से मुझे और मेरी बेटी को अपने घर ले गया था। उसका बहुत बड़ा घर था
और उसने कहा था कि अब मैं तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरे पति ने डॉक्टर उमेश के घर वालों से बात की तो उन्हें भी मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी और वो बहुत अमीर लोग थे। डॉक्टर उमेश और मेरी बेटी की शादी हम दोनों पति पत्नी ने अपने हाथों से खूब धूमधाम से की और अपनी बेटी के फर्ज से अदा हो गए। अब मेरी बेटी अपनी ससुराल में जिंदगी गुजार रही है और मैं अपने पति के साथ हूँ। मैंने नर्स की नौकरी करना भी छोड़ दिया क्योंकि मेरे पति ने मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस लौटा दी हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।